Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. तो आज हम लोग हिस्ट्री दैट इज फॉर द क्लास 6 उसके एनसीईआरटी से हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट आउट करने वाले हैं एंड दैट इज व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस. ओके, तो ये है हमारे चैप्टर का नाम. अब मैं इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ चैप्टर के नेम के बारे में कि एक्चुअली क्या मतलब है इसका. देन विल मूव फॉरवर्ड विद द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ओके, ग्रेट. तो व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल अस मतलब कि जो किताबें हैं और ब्यूरल्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था. सॉरी, चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था. इफ यू रिमेंबर आउट फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग राइट टू फार्मिंग एंड हर्डिंग. इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम लोगों ने ब्यूरल्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट वर ब्यूरियल्स. सो ब्यूरियल्स पर मतलब कि जब आप लोगों की डेथ हो जाती थी तो माना जाता था कि उन डेथ जो जिन लोगों की डेथ हो गई है उनको ब्यूरल्स में रखा जाता था राइट. तो आज हम इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में बुक्स और ब्यूरल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. बुक्स और ब्यूरल्स हमको क्या बताते हैं, इन सब चीज़ों का हम लोग यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. ठीक है, ग्रेट. ओके, लेट्स स्टार्ट आउट हियर. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैरी इन द लाइब्रेरी एक छोटा सा यहाँ पे रेफरेंस दे रखा हुआ है, वो बताती हूँ. सो एज अ बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम. जैसे ही बेल जैसे ही घंटी बजी तो टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा कि आप लोग मुझको फॉलो करो. क्यों? क्योंकि वो लाइब्रेरी जा रहे थे वेरी फर्स्ट टाइम पे, सबसे पहली बार वो लाइब्रेरी जा रहे थे. ओके, अब मैरी ने तुरंत लाइब्रेरी के अंदर अपना कदम रखा. उसने क्या देखा कि लाइब्रेरी जो वहाँ की थी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी. उनके क्लासरूम्स की मतलब क्लासरूम्स के बजाय उनकी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और वहाँ पे बहुत सारे शेल्फ थे जिसमें कि बहुत सारी किताबें भरी हुई थी. तो एक कॉर्नर में एक कबर्ड थी जिसमें कि बहुत सारे लार्ज और पुराने वॉल्यूम्स रखे हुए थे, काफ़ी पुरानी बुक्स रखी थी उसमें. ठीक है, तो मैरी ने उसको देखा और मैरी ने उस कबर्ड को ओपन करने का कोशिश किया. तो टीचर ने कहा कि इस कबर्ड में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बुक्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को बिलोंग करती हैं किताबें. डू यू नो वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास. वेदास का भी हमारे पास एक सेट है. तो वेदास क्या है मैरी ने सोचा. तो चलिए अब इस चैप्टर में हम लोग फाइंड आउट करते हैं. वेदास के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड आउट. द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड. सबसे पुरानी किताबें इस दुनिया की. ठीक है, आप लोगों ने वेदास का नाम तो सुना ही होगा. इवन जब आप छोटे होगे तो ज़रूर आपने वेदास का नाम सुना होगा, नहीं तो कहीं आपने किसी को बात करते हुए वेदास के बारे में सुना होगा. तो वेदास क्या होते हैं? वेदास में इन टोटल 4 चीज़ें मिक्सअप होती है. वेदास जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं 4 डिफरेंट बुक्स को मिला करके. दैट इज ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. ठीक है, सो देर आर 4 ऑफ देम. 4 वेदास हैं यहाँ पर, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. आप यहाँ पे प्लीज़ मेक श्योर करिए कि जो मैं आपको प्लीज़ बता रही हूँ उसको राइट आउट करिए, इसको याद रखिए, वरना अगर आप लिखोगे नहीं तो आप उसको बाद में भूल जाओगे और पेपर के टाइम पे ये सोचोगे कि मैंने इसको पढ़ा तो था बट कहाँ पढ़ा था मुझे अब ये याद नहीं आ रहा. सो मेक श्योर कि ये सारी गलतियाँ ना करें आप और अपने नोट्स खुद से और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाते रहिए. ग्रेट. तो यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 टाइप के वेद से यहाँ पे वेदास एक्चुअली. ठीक है, तो जिसमें कि सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है यहाँ पर ऋग्वेद, जो कि 3500 ईयर्स अगो 3500 साल पहले ये ऋग्वेद लिखा गया था. ऋग्वेद कंपोज हुआ था 3500 साल पहले. ठीक है, द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स कॉल्ड सुक्त और वेलसेट. अब जो ऋग्वेद होता है उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारी हाइम्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स. हाइम्स अच्छा क्या होती हैं? सबसे पहले इस बात को समझिए. हाइम्स, अब आप एक तरीके से ये कह लो कि प्रेज ऑफ वेरियस गुड्स एंड गॉडेसेस. जो देवी देवताओं के बारे में जो चीज़ें कही जाती हैं, उनके लिए जो अच्छी चीज़ें कही जाती हैं उनको हम लोग कहते हैं हाइम्स. ठीक है, आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि इस वर्ड को याद रखिए क्योंकि हाइम्स एक ऐसा वर्ड है जो कि ओवरऑल कंप्लीट चैप्टर में यहाँ पर यूज़ होने वाला है. फाइन. तो हाइम्स होती हैं कि जो कि यहाँ पर गॉड और गॉडेसेस की जो भी तारीफ इन द सेंस कि जो भी उनके बारे में अच्छी बातें बताई जाती हैं वो होती हैं हाइम्स. तो ऋग्वेद में मोर दैन 1000 हाइम्स. ऋग्वेद में क्या है? 1000 से भी ज़्यादा हाइम्स प्रेजेंट है. मतलब ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा गॉड और गॉडेसेस की अच्छी बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं ऋग्वेद में. ठीक है, तो गॉड्स क्या है?
अच्छा, यहाँ पर 3 गॉड को मेन एसेंशियली कहा जाता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर 3 भगवान को कहा जाता है। अग्नि जो कि गॉड ऑफ फायर है, अग्नि मतलब अब सब जानते हो अग्नि का मतलब क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो अग्नि द गॉड ऑफ फायर, इंद्र अ वॉरियर गॉड एंड सोमा अ प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रंक वाज प्रिपेयर्ड। अग्नि जो कि आग के देवता हैं, इंद्र जो कि वॉरियर गॉड, वॉरियर मतलब कि लड़ाई, जो कि लड़ते हैं, लड़ते इन द सेंस, अब इसको गलत सेंस में ना लीजिएगा कि कोई लड़ रहा है, ये वो सेंस नहीं है। वॉरियर गॉड मतलब कि जो कि लड़ाइयों में जीतते हैं, कुछ इस तरीके का इसका सेंस है, ठीक है, उसको गलत वे में ना लीजिएगा यहाँ पे। एंड सोमा, सोमा मतलब अ प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, एक प्लांट जिससे कि स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो दीज हाइम्स वर कंपोज्ड ऑफ सेजेस। सेजेस कौन होते हैं? जो ऋषि होते हैं, जो ऋषि होते हैं वो इन हाइम्स को लिखा करते थे, वो इन हाइम्स को कंपोज करा करते थे। और अब स्टूडेंट्स तक की जो हाइम्स हैं ये कैसे पहुंचती थी? जो जो प्रीस्ट होते थे, ठीक है, जो प्रीस्ट होते थे वो स्टूडेंट्स को इन हाइम्स के बारे में बताते थे, उसको कैसे बोलते हैं वो बताते थे। उसमें जो भी एक एक सिलेबल होता है उसको कैसे मेमोराइज करें। अब सिलेबल्स क्या होते हैं? जब आप इंग्लिश पढ़ने स्टार्ट करते हो, जब आप न्यू होते हो एकदम इंग्लिश में, तब आपको अल्फ़ाबेट्स वहाँ बताए जाते हैं, राइट। अल्फ़ाबेट्स से भी पहले एक टॉपिक होता है, अल्फ़ाबेट्स पहले अब मैं ये कहूँगी कि अल्फ़ाबेट्स के साथ ही एक टॉपिक होता है जो होता है सिलेबस। सिलेबस मतलब ये एक्चुअली होता है कि किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट करा जाता है, मतलब किसी वर्ड को कैसे बोला जाता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें कि टंग रोल होती है और फिर आप उन वर्ड्स को बोलते हो। कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें किसी की कुछ अलग अलग तरीके के यहाँ पे वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। आप अगर कभी कोई एक सेंटेंस बोल रहे हो तो सेंटेंस को बोलते हुए ये ध्यान देखना, अपने वॉइस पे और अपने माउथ पे ध्यान देना कि आप जब उन वर्ड्स को बोल रहे हो तो कोई वर्ड्स वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रोल, आपकी टंग रोल होती है, फिर आप उन वर्ड्स को बोल पाते हो। कुछ होती है कि जिसमें कि आपके यहाँ पे जो गला है, गला से बाहर हवा आती है, एयर जाती है और फिर आप उसको उस टाइप से वर्ड्स को बोल पाते हो। तो अलग अलग तरीके के वर्ड्स होते हैं, उसको कभी नोटिस करिएगा जब भी आप बोल रहे हो, प्लीज़ नोटिस करिएगा, तब आपको सिलेबस का एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा, ठीक है। और सिलेबस अब अभी आप यहाँ पे ये समझ लो कि वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करने का एक तरीका होता है कि उन्हें सही से कैसे बोला जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो भी जैसे कि हम बात करते हैं हाइम्स के बारे में, तो हाइम्स को कैसे डिसाइड किया जाता है, मतलब कैसे बोला जाता है, कैसे मेमोराइज किया जाता है हर एक शब्द को, वहाँ पे हर एक सेंटेंस को धीमे धीमे, और उसको कितनी केयर से, कितनी ग्रेट केयर से उसको बोला जाता है। ग्रेट केयर मतलब कि उसको बहुत ही, जो भी उसके शब्द होते हैं उसको बहुत आराम से, बहुत संभाल के बोला जाता है। ये नहीं है कि आप गलत शब्द बोले जा रहे हो, ये चीज़ नहीं चलती है। आपको हर एक शब्द की मीनिंग समझनी होती है, उस शब्द को आराम से, उस शब्द का जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है वो बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें कौन सिखाता था? ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाते थे प्रीस्ट, ठीक है। तो फाइन, अब बहुत सारे जो हाइम्स थे वो ज़्यादातर मेन ने ही कंपोज करे थे और ज़्यादातर मेंस के ही द्वारा वो सीखे जाते थे। कुछ ऐसे भी हाइम्स थे जो कि विमेंस ने कंपोज किए थे। अब ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या, अभी हम लोग ऋग्वेद में क्या पढ़ा कि ऋग्वेद में क्या मेंशन है? ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है हाइम्स, मतलब कि द प्रेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस। तो ऋग्वेद अब जो है वो ओल्ड और वैदिक संस्कृत, ओल्ड या फिर वैदिक संस्कृत में लिखी हुई एक वेद है, ठीक है। इसकी प्लीज लैंग्वेज याद रखिएगा यहाँ पर कि किस लैंग्वेज में ऋग्वेद यहाँ लिखी है, मैंने हाईलाइट कर देती हूँ, वैदिक संस्कृत, ठीक है। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन दी स्कूल दीज डेज। तो स्कूल में हम लोग को संस्कृत पढ़ाई जाती थी, इवन आप लोग को पढ़ाई जाती होगी अगर स्कूल्स में होगे। तो इन दैट केस की संस्कृत जो आजकल पढ़ाई जाती है उससे बहुत डिफरेंट होती थी वैदिक संस्कृत। डिफरेंट इन द सेंस अलग तरीके से उसको बोला जाता था, अलग तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन होता था, अलग तरीके से वर्ड्स होते थे। तो वैदिक संस्कृत में जो था वो हमारा यहाँ पर ऋग्वेद लिखा गया था, मतलब कि जो हाइम्स ऋग्वेद में प्रेजेंट है वो लिखे गए थे वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। लेट्स गेट डाउन। अब संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, वन सेकेंड, पहले इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते, फिर संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, ठीक है। द बुक्स वे यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। अब जो हम लोग किताबें यूज़ करते हैं वो क्या होती है? रिटन और प्रिंटेड। अभी आप NCERT पढ़ रहे हो क्लास 6 की,
इसको मैंने कोई बैठ के हाथ से तो यहाँ लिखा नहीं है, ये ऑलरेडी रिटन है, ऑलरेडी प्रिंटेड है। हर साल इसके पब्लिकेशंस होते हैं और हर साल ये प्रिंटेड और कुछ चीज़ें ऐड होके हर साल इसका न्यू पब्लिकेशन आता जाता है। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद जो होती थी वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर दैन रीड। ऋग्वेद को लोग रिसाइट करते थे, कुछ लोग रिसाइट करते थे मतलब कि ऋग्वेद को पढ़कर सुनाते थे, और लोग उस ऋग्वेद को बैठकर वहाँ पर सुनते थे। लोग उसको ज़्यादा पढ़ना प्रेफर नहीं करते थे, लोग उसको ज़्यादा पढ़ते नहीं थे। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ गए और ऋग्वेद बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, ये चीज़ नहीं होती थी। कुछ लोग वहाँ पे उस ऋग्वेद को रिसाइट करते थे और जो लोग होते थे वो ऋग्वेद को सुनते थे। अब अभी हम लोगों ने सीखा कि जो प्रीस्ट होते थे वो स्टूडेंट्स को ऋग्वेद क्या करते थे, ऋग्वेद सिखाते थे, उसको बोलना सिखाते थे, उसको रिसाइट करना सिखाते थे। तो यही रीज़न था प्रीस्ट का जो था वो स्टूडेंट्स को रिसाइट करने का, कि मतलब स्टूडेंट्स को रिसाइट करके सिखाने का, ठीक है, क्योंकि लोग वहाँ पर ऋग्वेद को इतना ज़्यादा रीड नहीं करते थे, मोर उसको रिसाइट और सुनते थे, ठीक है। सो इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज पोस्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस दैन 200 years ago। तो ये जो थी ये काफ़ी सेवरल सेंचुरीज में लिखी गई थी और वो फर्स्ट कंपोज हुई थी, ठीक है। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज एंड आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज। जब ये पहली बार कंपोज हुई, जो ऋग्वेद कब पहली बार कंपोज है, अभी हम लोगों ने पढ़ा 3500 years ago। सो 3500 years ago जो ऋग्वेद कंपोज हुई थी, जो ऋग्वेद लिखी गई थी, उसकी बहुत सेंचुरीज पहले ही ऑलरेडी ये लिखी जा चुकी थी। जब हम लोग को मिली, जब यहाँ पे कंपोज हुई, तो कंपोज होने के 3500 years पहले हुई, राइट। तो उसके भी बहुत साल पहले उसके ऑलरेडी ऋग्वेद लिखी जा चुकी थी। कंपोज वो हुई 3500 years बाद, और कब प्रिंटिंग उसकी स्टार्ट हुई, प्रिंटिंग तो अभी स्टार्ट हुई है समवट 200 years ago, ठीक है। ये था यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में कुछ स्लाइट इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है याद रखना, कि सबसे पहले वो कब लिखी गई थी, कब प्रिंट होना उसका स्टार्ट हुआ, कौन सी लैंग्वेज में लिखी है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में एक्चुअली क्या मेंशन है, ऋग्वेद में हाइम्स मेंशन है, ठीक है। अब संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। सो संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। अब संस्कृत किस लैंग्वेज की फैमिली का पार्ट है, तो संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की फैमिली का पार्ट है, इंडो यूरोपियन, ठीक है, याद रखिएगा। Some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi, Asian languages such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family। अब ऐसी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि इस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करती है, दैट इज इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती हैं। कौन कौन सी अदर लैंग्वेजेस हैं? अदर लैंग्वेजेस जो हैं वो हैं आसमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पर्शियन एंड इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश, ठीक है। तो इसको प्लीज़ मेक श्योर आप इसको एक बार ढंग से याद रखिएगा कि कौन कौन से लैंग्वेजेस यहाँ पर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में बिलोंग करती है, ठीक है। So Spanish belong to this family. Fine. They are called a family because they originally had words in common. अब इसको एक फैमिली क्यों कहा जाता है? फैमिली को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ओरिजिनल जो वर्ड्स हैं, कुछ ओरिजिनल वर्ड्स इसमें कॉमन है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे वर्ड्स कॉमन है वो सब मिलाकर एक फैमिली बना देते हैं, ठीक है। अब टेक द वर्ड्स मात्र, माँ एंड मदर। अब आप इस वर्ड्स को याद रखिए। मात्र क्या है संस्कृत में, माँ है हिंदी में और मदर है इंग्लिश में। माँ को कहने के कई सारे तरीके होते हैं, राइट। अगर आप संस्कृत में बोलोगे तो आप उनको बोलोगे मात्र, हिंदी में हम लोग जनरली माँ कहते हैं, और इंग्लिश में अगर आप अपनी माँ को बुलाओगे तो दैट इज मदर। तो अब तीनों का क्या मतलब है? तीनों का मतलब एक ही है, बस ये है कि अदर लैंग्वेजेस में उनको लिखा कुछ अलग अलग तरीके से बस जाता है, ठीक है। सो मेक श्योर टू रिमेंबर आउट दिस रिस्पेक्टिव थिंग। नेक्स्ट, अदर लैंग्वेजेस यूज इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। अब और जो लैंग्वेजेस वहाँ पर यूज होती है डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट्स में, वो कुछ अलग अलग फैमिलीज को बिलोंग करती थी। जैसे कि जो कि नॉर्थ ईस्ट में, दोज यूज इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द टिबेटो बर्मन फैमिली। अब जो कि नॉर्थ ईस्ट में जो लैंग्वेजेस यूज होती थी वो किस फैमिली को बिलोंग करती थी? वो बिलोंग करती थी टिबेटो बर्मन फैमिली को, ठीक है। जैसे कि कौन सी लैंग्वेजेस थी वो जो कि टिबेटो बर्मन फैमिली को बिलोंग करती थी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, ठीक है।
बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली. अब तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम जो थी वो द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती थी. अच्छा, मेक श्योर कि यहाँ पर टिबेटो बर्मन फैमिली की एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए. ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन आप है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, ये बिलोंग करते हैं द्रविडियन फैमिली को. ओके, एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली. और जो लैंग्वेजेस जो कि झारखंड और सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में बोले जाते लैंग्वेज यूज होती थी, वो बिलोंग करती थी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को. ऑस्ट्रो, यहाँ पे मेंशन आप है ऑस्ट्रो एशियाटिक. 1 सेकेंड, फाइन. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ये सारे जितने भी यहाँ पे वर्ड्स मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट, जो कि इंडो यूरोपियन में कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं, देन टिबेटो बर्मन फैमिली और द्रविडियन फैमिली और ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, इन सबको मेक श्योर करें कि याद रखिएगा. ठीक है, यहाँ पर ये भूलने वाली चीज़ें नहीं होती हैं. ग्रेट, तो हमने संस्कृत के बारे में पढ़ा कि किस तरीके की लैंग्वेज है ये, और आगे इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन अप है. ठीक है, नेक्स्ट, अब हिस्टोरियंस जो होते हैं वो ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं. हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद. हिस्टोरियंस जो होते हैं वो ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं. हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटीरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल. हिस्टोरियंस जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि व्हाट आर आर्कियोलॉजिस्ट, जो लोग की जो द वंस हु स्टडी अबाउट द objects of past, those are known as archaeologists. So like archaeologists find about the past, जैसे कि लोग past के बारे में find out करते हैं, वैसे ही in addition to material remains, जैसे कि कोई भी material, जैसे कि fire है, fire कब कब हुई थी और कब मिली थी, लोग पहले के लोग फायर कैसे यूज़ करते थे, उसके लिए कैसे पता लगाया कि फायर यूज़ होती थी, तो उसके एशेज मिले थे. राइट, कहाँ पे, कर्नूल केव्स में उसके एशेज मिले थे, और रॉक पेंटिंग्स रॉक शेल्टर्स और केव्स में उसके एशेज मिले थे. मेन केव्स था कर्नूल केव्स. राइट, तो ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ा था इस बारे में. तो जो मटीरियल्स रिमेन्स होते हैं उससे आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं पास्ट के बारे में. जैसे कि उसमें वहाँ पर फायर की ऐश मिली थी, तो उससे ये प्रूव होता था कि जो हंटर्स और गैदरर्स थे वो फायर को यूज़ कर, जो ऐश था उससे पता चलता है हंटर्स और गैदरर्स फायर को यूज़ करते होंगे. अब उसके अलग अलग रीजंस हैं, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं चैप्टर नंबर 2 में काफ़ी डिटेल में वो सब चीज़ें कवर अप कर चुकी हूँ. तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, सो दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल. तो जो रिटन सोर्सेज होते हैं उसको भी वो लोग उससे भी पता लगा लेते हैं. तो अब ये देखते हैं हम लोग कि वो लोग ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं. Some of the hymns in the ऋग्वेद are in the form of dialogues. hymns में जो ऋग्वेद में जो hymns हैं, कुछ जो हैं वो फॉर्म ऑफ डायलॉग्स के फॉर्म में कुछ hymns ऋग्वेद में मेंशन है. This is part of one such hymn, a dialogue between a sage named Vishwamitra and 2 rivers, Beas and Satluj, that were worshipped as goddesses. अब यहाँ पर नीचे हम लोग जो एक पिक्चर है वहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे ऐसे एक हाइम के बारे में जो कि डायलॉग है सेज जिसका नाम था विश्वामित्रा और 2 रिवर्स जिनका नाम था बीस और सतलज, उनके बारे में यहाँ पर हम लोग नीचे अब एक हाइम पढ़ेंगे. तो मैं नीचे इसको एक बार स्क्रॉल कर दूँ. विश्वामित्रा एंड द रिवर्स, ये वो हाइम से जिसके बारे में हम लोग बात करें, डायलॉग फॉर्मेट में होगा. ठीक है, तो विश्वामित्रा ने कहा, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक 2 स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक 2 शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काव्स. जो रिवर्स हैं, ओ रिवर्स, आप जो माउंटेन्स है, आप माउंटेन से ऐसे नीचे की तरफ आते हो जैसे कि जो हॉर्सेस हैं वो नीचे, जो हॉर्सेस है वो दौड़ रहे हों, या फिर 2 बहुत ही ज़्यादा चमकती हुई जो काउज हैं वो अपने काव्स, मतलब कि काउस के जो बच्चे होते हैं उनको काव्स कहा जाता है, वो अपने काव्स को या तो बहुत प्यार से सहला रही हैं या 2 बहुत ही खूबसूरत हॉर्सेस है जो कि वहाँ पर हैं. तो इस तरीके से आप जो हो माउंटेन से नीचे की तरफ आते हो, आप रिवर्स जो हो इस तरीके से माउंटेन से नीचे की तरफ आते हो. यू मूव लाइक चैरियट्स टू सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र. आप जो सी है, जो सी है वहाँ पे आप उसमें मूव करते हो, जो कि गॉड इंद्र की पावर की वजह से आप सी में जो है वो फ्लो करते हो, सी में आप मूव करते हो. यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर.
आप पूरा पानी से भरे हुए हो और आप विश टू यूनाइट विद वन अनदर, आप एक दूसरे के साथ यूनाइट करना चाहते हो, मतलब कि आप एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिलना चाहते हो और आप पूरा वहाँ पर पानी से भरे हो। द रिवर्स, अब रिवर्स ने कहा वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलॉन्ग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, हम जो कि पानी से पूरा भरे हुए हैं, हम उस पाथ पे, उस रास्ते पे चलते हैं जो कि भगवान ने हमारे लिए बना रखा है। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कांट बी स्टॉप्ड, एक बार अगर हमने फ्लो करना शुरू कर दिया, एक बार अगर हमने बहना चालू कर दिया तो हमको कोई भी रोक नहीं सकता है। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, आप अब तुम हमसे प्रे क्यों कर रहे हो ओ सेज, मतलब कि विश्वामित्र से वो लोग ये बात कह रहे हैं। अब विश्वामित्र ने कहा ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, आप बहनें मेरी बात सुने। द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स, एक सिंगर है जो कि बहुत दूर से आया है अपने कार्ट्स, मतलब कि पहले कार्ट चलते थे राइट, उसमें कार्ट्स में बैठकर लोग ट्रैवल अप करते थे, तो अपना इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो भी उसका सामान है और कार्ट्स के साथ एक सिंगर बहुत दूर से आया हुआ है। लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबव आर एक्सेल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, अब आपका जो पांचल है उसको आप हमारे जो एक्सेल्स है, एक्सेल्स मतलब कि जो नीचे पहिए टाइप के लगे होते थे, ठीक है, तो हमारे जो एक्सेल्स हैं आप उससे ज़्यादा उस पानी को, अपने पानी को यहाँ पर बढ़ने ना दीजिए ताकि हम जो है आसानी से यहाँ पर क्रॉस कर सके, सेफली हम लोग रिवर को क्रॉस कर सके। द रिवर्स, अब रिवर्स ने कहा वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, हम आपकी प्रेयर्स को सुनेंगे ताकि आप यहाँ से सेफली आप यहाँ से क्रॉस कर सको। सो हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दिस हाइम वाज कंपोज इन द एरिया वेयर द रिवर्स फ्लो, अब इस पूरा जो हम लोग ने हाइम्स अभी यहाँ पे पढ़ा, इस जो हाइम उन्होंने पढ़ा है इसमें विश्वामित्र और रिवर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें कहीं पे कोई प्लेस तो ऐसी मेंशन हो नहीं रखी है, इसमें था कि माउंटेन्स हैं, आप स्विफ्ट हॉर्सेस की तरह उसमें मतलब ऐसा लगता है कि आप कोई स्विफ्ट हॉर्सेस वहाँ पे हैं काट का, और जो विश्वामित्र थे उन्होंने कहा कि कोई म्यूजिशियन आया है काफ़ी दूर से तो हमको निकल जान दीजिए, बट यहाँ से कोई ऐसा बहुत तो डिस्क्राइब होता नहीं है। तो हिस्टोरियंस ने क्या पॉइंट आउट किया इस पर्टिकुलर हाइम से, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि ये जो हाइम कंपोज किया गया है वो एक ऐसे एरिया में कंपोज किया गया है जहाँ पर ये जो रिवर्स हैं ये दोनों रिवर्स फ्लो करते हैं। कौन से रिवर्स की बात हो रही है, बीस एंड सतलज, मेक श्योर टू रिमेंबर दैट आउट। तो यहाँ पर ये एक ऐसे एरिया में लिखा गया है ये हाइम जहाँ से रिवर्स फ्लो करती हैं। वो दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्सेस एंड काउज वर वैल्यूड एनिमल्स। अब वहाँ पर ये भी हम लोग को इस हाइम को पढ़ने से पता चलता है कि जो सेज हैं, जो सेज था विश्वामित्रा, वो एक ऐसी सोसाइटी में रहते होंगे जहाँ पे हॉर्सेस और काउस को काफ़ी वैल्यू करा जाता है, काफ़ी वैल्यू एनिमल माना जाता है वहाँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन रिवर्स जो कि एज अ गॉडेस वर्शिप होती हैं, जो कि गॉडेस की तरीके उनकी पूजा करी जाती है, उन रिवर्स को उन्होंने यहाँ पर हॉर्सेस और काउस के एग्जाम्पल से कंपेयर किया, राइट। तो इसका मतलब यही होता है साफ साफ कि जहाँ वो जो सेज था वो जहाँ पर रहता था उस सोसाइटी में हॉर्सेस और काउस की बहुत ज़्यादा वैल्यू करी जाती थी, उनको बहुत अच्छे से बहुत संभाल करके रखा जाता, बहुत वैल्यूएबल एनिमल्स थे। तो दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेस एंड काउस, इसी वजह से जो रिवर्स है वो हॉर्सेस एंड काउस से कंपेयर करा गया है, ठीक है। सो होप कि आपको ये हाइम पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा जो अभी भी मैंने आपको यहाँ पर इस हाइम के बारे में बताया। अब ये इसी तरीके के जो बहुत सारे हाइम्स ऋग्वेद में ऑलरेडी मेंशन है जो कि कंपोज किया गया था, उसमें इसी तरीके के हाइम्स यहाँ पर मेंशन अप हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके, ठीक है, यहाँ पे ये हाइम मेंशन। अब यहाँ पे एक और ये इमेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सो ये क्या है, ये एक पेज है जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट है ऋग्वेद का, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट वापस से हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं जो कि हाथ से लिखे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्यू मतलब कि हैंड। सेकेंडली मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ लिखे जाते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे जाते हैं बिच ऑफ द ट्री पे, ठीक है। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, पेज फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद। The manuscript of the Rigved on birch bark was found in Kashmir about 150 years ago. अब ये जो ऋग्वेद का जो मैन्यूस्क्रिप्ट है यहाँ पे ये बिर्च बार्क पे लिखा गया था, वो तो ऑलरेडी लिखे जाते हैं, मैंने आपको बताया। ये कश्मीर में फाइंड आउट हुआ था।
150 साल पहले ये कश्मीर में मिला था. It was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rigved as well as an English translation. अब इसी को यूज़ किया गया था सबसे अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेद. सबसे जो टेक्स्ट जो भी ऋग्वेद का जो भी टेक्स्ट था, जो भी हम लोग को ऋग्वेद का जो भी यहाँ पे है, तो उसको सबसे अर्लीस्ट इसी को यूज़ किया गया था उसके टेक्स्ट को लिखने के लिए और उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए इन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यूज़ किया गया था. इट इज़ नाउ प्रिजर्व इन लाइब्रेरी ऑफ पुणे महाराष्ट्र. और राइट नाउ ये पुणे महाराष्ट्र की लाइब्रेरी में प्रिजर्व करके रख दिया गया. तो ये था इस तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे पहले के टाइम पे. ये जो पीछे मेंशन है ये है बिच बार्क जो कि ट्रीज़ की होती है और इस पर मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि हाथ से लिखा गया है. ठीक है, जनरली ये हम लोग के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है. अभी पढ़ा था हम लोगों ने 10 मिनट पहले कि ये लिखा गया है वैदिक संस्कृत में. ठीक है, तो ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया है इसलिए हम लोग के समझ नहीं आ रहा. उसमें ये भी मेंशन था कि वैदिक संस्कृत जो आजकल हम लोग जनरली जो संस्कृत पढ़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है. ठीक है, तो आज हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में ही पढ़ा है कि ऋग्वेद क्या है, वेदास क्या होते हैं और ऋग्वेद जो है वो किस तरीके किस लैंग्वेज में लिखा गया है वो दूसरी, और उसमें क्या प्रेजेंट है, किस तरीके की स्टोरीज़ हैं उसमें. हम लोगों ने संस्कृत और बहुत सारे लैंग्वेज के बारे में पढ़ा कि वो किस फैमिली को बिलोंग करती हैं. फिर हिस्टोरियंस जो होते हैं वो ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, तो उसका हम लोगों ने एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखा है जो विश्वामित्र एंड द रिवर्स, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा. और फिर वहाँ से हिस्टोरियन जो जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो जो चीज़ें वहाँ से नोट डाउन करते हैं, उन चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर आज इस रिस्पेक्टिव वीडियो में देखा. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मेरे साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ. टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर. जय हिंद.